चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डी एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था, है ना। हम ये देखे थे कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। दे आर द एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होना चाहिए, मतलब पार्टली फिल्ड होना चाहिए। कंप्लीटली फिल्ड वाले को हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं माना था, है ना। पहले कंसिडर कर रहे थे, बट हमने एक डेफिनेशन लिखी थी जिसमें आपके ये जिंक, उसके नीचे कैडमियम, उसके नीचे मर्क्यूरी, ये सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी से हट गए थे बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। डी उनका पूरा क्या है, भरा हुआ है। ऐसे ही फिर हमने देखा था कि कॉपर का भी डी भरा हुआ था पूरा, कॉपर +1 का भी डी पूरा भरा हुआ था, बट कॉपर में 3d9 था। तो दैट कैन बी कंसिडर एज एन ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, भले वो ट्रांजिशन मेटल एटम नहीं है, बट उसका 2+ वाला आयन ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी पार्टली फिल्ड है। ठीक है, चलिए कुछ हेड डाले थे क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है अपने को, कि जो लगभग सारे एलिमेंट शो करते हैं, फिर एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टी में फोकस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना इन दैट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, द फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, कुशल मैथ्स क्लास ज्वाइन करो। एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी which is a liquid, except for mercury which is a liquid, all transition elements have, except for mercury which is a liquid, all transition metals have typical metallic structure, and show typical metallic properties, except for mercury जो कि एक लिक्विड मेटल है। क्या हो गया, क्या पेन चाहिए? ब्लू ही चाहिए, तो ब्लू ही चाहिए। मतलब एक तो अपने पास पेन नहीं, ऊपर से नखरा नहीं अपना कि ब्लू ही चाहिए। हाँ, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपका लिक्विड मेटल होता है, तो उसके पास वो मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं है, वो प्रॉपर्टीज नहीं है मेटालिक की, जैसे कि इट इज नॉन मैलिएबल, है ना, इट इज नॉन डक्टाइल, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर and show typical metallic properties such as conductivity, malleability, typical metallic properties such as conductivity, malleability, malleability पता है ना, can be hammered into thin sheets, mercury cannot be, है ना, and ductility, malleability and ductility, comma luxure, L-U-S-T-R-E, luxure, that is shining, है ना, comma high tensile strength etc. लक्ष्यर के बाद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो ये सभी ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, देयर एटॉमिक रेडियाई, are in between, their atomic radii are in between S and P block elements. Their atomic radii are in between those of S and P block elements. S से छोटे होंगे, P से बड़े होंगे।
क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चलते हैं तो दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, है ना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स और खिंचाता जाएगा क्योंकि बीच का चार्ज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब प्रोटॉन का बढ़ना, प्रोटॉन बढ़ना मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। तो आखिरी शेल खिंचाता जाएगा तो एटम छोटा होता जाएगा जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये एस ब्लॉक से छोटे होंगे बट पी ब्लॉक से बड़े हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो देयर एटॉमिक रेडियस आर इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फुल स्टॉप। इन अ सीरीज दे डिक्रीज, in a series they decrease with increase in atomic number, they decrease with increase in atomic number। ठीक है। तो ये जो भी जनरल प्रॉपर्टीज अपन लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको एक एक करके इलैबोरेट करेंगे। जैसे एटॉमिक रेडियस हमारा एक हेडिंग होगा, उसमें हम फिर और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस में और क्या क्या एक्सेप्शंस आता है। यहीं हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जनरल थर्ड पॉइंट, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points, they have high melting and boiling points, comma high enthalpy of vaporization, high enthalpy of vaporization, high enthalpy of vaporization। ये क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन क्या होता है? हाँ, मतलब वो आपके वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी उनको चाहिए वो बहुत हाई होगी। ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होगी। कॉमा हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटम, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे भी वो अगर दो एटम कंबाइंड है तो उसमें से एक एटम को अलग करने के लिए आपको फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एटमाइजेशन एनर्जी इज हाई and high enthalpy of hydration, and high enthalpies of hydration, and high enthalpies of hydration of their ions। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वर्ड आया है मतलब रिलेटेड टू वाटर, है ना। जब वाटर में मिक्स करेंगे तो दे विल रिलीज एनर्जी। तो हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब ये सब प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है ना, क्या क्या लिखी है? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और ये हाइड्रेशन। ये सब किस पे डिपेंड करिए? मेटालिक बॉन्ड पे। देखो मेटालिक बॉन्ड कैसे होती है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि मेटालिक बॉन्ड एक आपका मेटल का अगर एक ब्लॉक है तो वहां पे आपके मेटालिक कर्नल्स होते हैं। पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स। और इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रहते हैं। तभी तो मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो हर एक मेटल एटम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो एटम के बीच में घूमता रहेगा और लूज करके वो क्या बन जाएगा? कैटायन। तो कैटायन बोल सकते हो, पर कैटायन एक्चुअली तब बोलते हैं जब वो बाहर आ गया है, एक पॉजिटिव आयन। बट अभी तो वो मेटल स्ट्रक्चर में ही है तो उसको कर्नल बोल रहे हैं। तो और ऐसे बहुत सारे कर्नल है और ऐसे सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि आप मान लीजिए अगर एल्यूमिनियम एटम भी है और ये मान लीजिए एल्यूमिनियम एटम का 27 ग्राम एल्यूमिनियम एटम है ये, तो टोटल 27 ग्राम मतलब एक मोल हो गया। और एक मोल में कितने एल्यूमिनियम के एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे इसमें। और हर एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम Al3 पॉजिटिव। तो सोचिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्यूमिनियम के 27 ग्राम के ब्लॉक में। आप समझ रहे हैं? और यही इलेक्ट्रॉन्स इन कर्नल्स को बाइंड करके रखे हुए हैं, वरना ऐसा नहीं होगा ना कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके अलग हो गए, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी है जो उनको क्या कर रहे हैं? बाइंड करके रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे ना दोनों को। तो इस तरीके से मेटालिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। और इसीलिए ये सारी एनर्जीज बहुत हाई है, क्योंकि सभी एनर्जी में क्या हो रहा है? अल्टीमेटली आप मेटल के क्रिस्टल वो स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो, आप मेल्टिंग कर रहे हो, आप बॉइलिंग कर रहे हो, वेपराइजेशन कर रहे हो, एटमाइजेशन कर रहे हो, सब में आप मेटल को अलग कर रहे हो इस ब्लॉक से। तो सब में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जो हमने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना।
देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज, ये भी पढ़े अपन आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पीज? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी? देखो आयनाइजेशन वर्ड आ गया ना, मतलब हमें मेटल को आयन में कन्वर्ट करना है, हाँ या ना? ऐसे याद रखो आप लोग। सुनो, किसी को याद है क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था? ये भी 11th अपन चैप्टर 3 में पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल वाले में। नहीं, वो बॉन्ड एंथैल्पी हो गई। आप बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो भाई, हमें एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को अपन को सोडियम आयन बनाना है, तो उसके लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो अपने आप थोड़ा कर देगा। वी हैव टू सप्लाई सम एनर्जी, और उसी को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो वर्ड से मीनिंग समझो, सुन रहे हैं क्या? आपको एक मेटल को आयन में कन्वर्ट करना है, तभी तो नाम पड़ा ना आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसके लिए आपको एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी नाम था, दोनों नाम थे ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी या आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई, डिनोटेड बाय डेल आई एच। तो आयनाइज करने के लिए आपको मेटल को कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, उसे एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और मेटल की वो कम होती है, तभी तो मेटल की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की, आसानी से लूज कर जाते हैं क्योंकि उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। वही नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि उस तरफ नॉन मेटल है, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, उनकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। और जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तभी तो सीशियम, हालांकि फ्रांशियम भी है, आप यहां पे अगर आप बात करोगे तो पहला आपका क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीशियम और फ्रांशियम। हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अपन तो मेटल की बात कर रहे हैं ना। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सबसे बड़ा कौन है इनमें? हालांकि फ्रांशियम है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फ्रांशियम है। इलेक्ट्रॉन सबसे दूर न्यूक्लियस से फ्रांशियम का ही होगा, बट जस्ट बिकॉज फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और अनस्टेबल है, तो हम सीशियम को सबसे ज्यादा मेटालिक मानते हैं, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है। क्योंकि साइज वाइज फ्रांशियम के बाद सीशियम ही है जो बड़ा है। जितना साइज बड़ा होगा ना, तो उतनी ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, और उतनी ज्यादा पकड़ कम होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पर, तो आराम से थोड़ी एनर्जी देने पे बाहर आ जाएगा, तो ज्यादा मेटालिक हुआ वो। देखो एक अच्छा मेटल वही कहलाएगा, ये एक अच्छा मेटालिक कैरेक्टर उसी के पास है जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करके रेडी है। समझ रहे हैं क्या? देखिए मेटल की डेफिनेशन ही ये है, इट इज द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो अच्छे से जो सबसे पहले लूज करके इलेक्ट्रॉन रेडी है, वो एक अच्छा मेटल है। ठीक है, वो एक स्ट्रॉन्ग मेटल बोल सकते हैं, रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसलिए सीशियम हमारा सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, उधर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, हाँ। तो क्या लिखे? देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी गई है, उसके बाद सेकंड के लिए, हाँ हाँ, ये फोर्थ पॉइंट, सेकंड के लिए एक और एनर्जी दोगे। हर बार एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी दी उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे, सेकंड के लिए जो एनर्जी दी उसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। जैसे Mg2 पॉजिटिव बनाना है, तो पहले आपने एक एनर्जी दी तो Mg1 पॉजिटिव बना, फिर और एनर्जी दी तब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आया, और वो दूसरी एनर्जी पहले से ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि अब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला था वो एक एटम से निकला था, पर जो दूसरा निकल रहा है वो कैटायन से निकल रहा है, जो उसको जल्दी आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक है, हाँ। तो देयर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन दोज ऑफ, their first ionization energies are higher than those of S block element, are higher than those of S block elements, and less than those of, and less than those of P block elements, and less than those of P block elements. ऐसा होना भी चाहिए ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो एस से इनका ज्यादा होगा, पी से इनका कम होगा, क्योंकि पी वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये तो सभी मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। 6 पॉइंट, they show variable oxidation state, they show variable oxidation state, they show variable oxidation state, just because इनके पास d ब्लॉक है, मतलब d ऑर्बिटल्स हैं, तो और भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। जैसे अपन आयरन का जानते हैं कि Fe1 Fe2 पॉजिटिव भी है, Fe3 भी है, कॉपर 1 है, कॉपर 2 है, तो ये सब आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहे हैं। मैंगनीज तो 7 तक जाता है ना, मैंगनीज +6 भी है, +7 भी है, +5 भी है, +4 भी है, +3 भी है, +2 भी है, ठीक है। तो दे हैव ऑर्बिटल्स है उनके पास, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको लूज कर सकते हैं, और ठीक है। देखिए इनके आउटर ऑर्बिटल के साथ साथ इनका इनर n-1d से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, दे कैन ऑल्सो कम आउट। तो अगर ऐसा करेंगे तो और इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती जाएंगी। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 1 पॉजिटिव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो 2 पॉजिटिव हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो 3 पॉजिटिव हो गए, तो ऐसे करके मैंगनीज 7 पॉजिटिव तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भी कर सकते हैं, बट फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी ना इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। ये क्या 7 निकालने के लिए आपको 7 एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, 7th आयनाइजेशन एंथैल्पी, तब जाकर के वो 7th इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, the stability of any oxidation state, the stability of any oxidation state or the tendency for a transition metal, the stability of any oxidation state or the tendency for an transition metal ion, to act as the stability of any oxidation state or the tendency for an transition metal ion to act as oxidizing or reducing agent, to act as oxidizing or reducing agent, depend upon its यहां तक पढ़ के देखो तो क्या लिखा है आपने, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? देखो स्टेबिलिटी समझते हैं आपकी, वो उस स्टेट में कितना देर तक स्टेबल है, आप समझ रहे हो क्या? कि Fe2 पॉजिटिव ही रहेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लूज करके 1 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव बन जाएगा। सुन रहे हो क्या इधर खुशबू पीहू? मीनिंग क्या है स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की? देखो अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मेटल आयन है, अगर उसने उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा, और गेन किया मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या? मतलब Fe3 पॉजिटिव ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो Fe2 बन सकता है, और अगर Fe2 ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो Fe3 बन सकता है। तो मतलब वो उस स्टेट में स्टेबल नहीं है, तभी तो वो दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है ना। समझे पहली लाइन का मतलब, द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऐसा करके ये क्या प्रोसेस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। और सामने वाले को भी अगर ये गेन करके रिड्यूस हो रहा है खुद, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिया है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, वो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ रहे हैं क्या? तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है तो वो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता था, कौन सी एक वैल्यू थी जो अपन एक चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिसाइड करते थे कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बाय सीइंग अ वैल्यू। और उस वैल्यू को क्या बोलते थे? वही नहीं, वही इस सेंटेंस को खत्म करने वाला है, डिपेंड अपॉन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। बोलो
रिडक्शन पोटेंशियल, अरे वो टेबल नहीं पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रेड्यूस होता है, और अगर वो रेड्यूस हो रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे कर रहे हो, ऐसा आगे पार्ट पीछे से पार्ट नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों का हाफ ईयरली आने वाला है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं, वरना मुझे वो चारों चैप्टर का फिर से टेस्ट लेना है तीनों का। कौन कौन सा? सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो तीन तो कंटिन्यूअसली अक्टूबर में डेफिनेटली रहेगा। आप लोगों का सबका सितंबर में खत्म हो रहा है ना हाफ ईयरली, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक मान के चलो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का तीनों चैप्टर का टेस्ट रहेगा 25 मार्क्स का, तो सेकेंड वीक में दे देना, ठीक है। पर अभी अक्टूबर नवंबर जो तीनों महीने हमको तीन तीन टेस्ट तो एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के करने हैं, वरना आप लोग ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको दिया है ना बुक, इसलिए दिया है कि आप एक बार तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे, और फिर जब बार बार टेस्ट होगा ना हर महीने, तो आप सिर्फ रिवाइज करके आओगे उस शॉर्ट नोट से। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बुक दी तो ये तीनों चैप्टर के तो शॉर्ट हैंड नोट्स है ना उसमें, रिविजन नोट्स। तो आप बार बार जब टेस्ट होगा ना उन्हीं तीन चैप्टर का, तो उन तीनों चैप्टर को एटलीस्ट उन तीन के रिविजन नोट्स को आप रिवाइज करके आओगे टेस्ट देने के लिए। पर उसके पहले एक बार थोरली चैप्टर पता होना चाहिए आपको, देन ओनली तो रिवाइज करोगे। क्या रिवाइज कब करते हैं? एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए तो लिख लो, उसको कंप्लीट करो। डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप जो बोले भी सही है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जो टेबल है उसमें वैल्यू किसके हिसाब से दी हुई है? रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। पर वो है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होता है, और वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडाइज होगा, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 8 तक है ये। A number of these transition metals, a number of these transition metals and their compounds, a number of these transition metals and their compounds show catalytic properties, show catalytic properties. A number of these transition metals and their compounds show catalytic properties, शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। हाँ, निकल है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, फिर हमारा वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है, आयरन भी कई जगह यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड्स यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो इस एलिमेंट के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, तो अपन ये पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, सुन रहे हैं क्या? कैटलिस्ट की तरह क्यों शो होता है उसका रीजन, वो एक अलग टॉपिक है अपना। तो ये सारी प्रॉपर्टी को अपन को इलैबोरेट करना है एक-एक करके। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। इसका तो रीजन पढ़े हैं अपन, कलर्ड कंपाउंड्स पढ़े ना अभी, हाँ। अब विकिन भी, और वो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है ना हायर ऑर्बिटल्स में बाय एब्सॉर्बिंग सम एनर्जी ऑफ द लाइट, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वो दिखता है। अरे अभी तो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में, CFT से, हाँ T2G से जब वो EG में जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलता है? एक व्हाइट लाइट से वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर उसने रेड एब्सॉर्ब करी होगी तो उसका ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो वो एमिट करता है, तो वो कंपाउंड आपको ब्लू कलर का दिखता है। अगर ब्लू एब्सॉर्ब करके जंप करा होगा तो वो रेड, हाँ येलोइश रेड टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड के कलर डिसाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये भी हमने पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो याद है ना मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, N इंटू N प्लस 2 BM, बोर मैग्नेट्रॉन। दे आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द कंपाउंड्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11,
They have a great tendency to form complexes. ये भी पढ़ चुके हैं. They have a great tendency to form complexes. पूरा चैप्टर पढ़ लिए कॉम्प्लेक्स का ना. They have a great tendency to form complexes. Next, they form interstitial compounds. They form interstitial compounds. Interstitial, interstitial, interstitial compounds with elements like H hydrogen, comma C carbon, comma B boron and N nitrogen. H, C, B and N सारे छोटे एटम्स हैं. आप ऑब्जर्व किए, जिसमें हाइड्रोजन सबसे छोटा है और बाकी में भी दो दो शेल है, ज्यादा बड़े बड़े एटम्स नहीं है. देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है. हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा है, कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी पढ़ा है. ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं. अब आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ये तो हमने इस टाइप की तो कोई बॉन्ड पढ़ी नहीं है, इंटरस्टिशियल बॉन्ड. तो इंटरस्टिशियल कोई बॉन्ड नहीं होती. क्या होता है ना, एटम्स के बीच में, जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में ना ऐसे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं. ठीक है ना आपको, इसको वॉइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वॉइड, गैप. इन गैप्स में छोटे छोटे एटम जाकर घुस सकते हैं, इसलिए छोटे एटम्स ही लिखे अपन ने. ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटर. देखिए आपका कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या शेयरिंग इज टेकिंग प्लेस. बस वो जगह खाली थी तो वो कंपाउंड, उस एटम ने, छोटे एटम ने जाकर के उस जगह को फिल करके कंपाउंड बना दिया. एक काइंड ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होगा ये. स्टोइकोमेट्रिक होता तो प्रॉपर बॉन्डिंग से आप वैलेंसी वैलेंसी सब लिखते ना. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट. नहीं वो अलग, वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वो अलग चीज है. वही मैंने ये आपको एग्जांपल ही बता रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट हो, है ना, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो उसमें जाके हाइड्रोजन यहाँ पर स्पेस में एंटर हो जाएगा. ठीक है, तो इसी को इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं. एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दे फॉर्म एलॉयज. दे फॉर्म एलॉयज. कॉपर इन्वॉल्व होता है बहुत सारे एलॉय में, है ना. टिन इन्वॉल्व होता है, फिर आयरन इन्वॉल्व है स्टील बनाने में. ये तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एलॉय की तरह भी यूज होते हैं. ठीक है, तो ये सारी आपकी टोटल 13 जनरल प्रॉपर्टीज हैं, जिनको एक एक करके अपन को पढ़ना है. ठीक है, तो पहला लिखो, हेड डालो. फर्स्ट, एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई पहली प्रॉपर्टी. देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मेटल्स मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं. तो वो पहली प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है, हम सीधा सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक रेडियस. लिखा है अपन ने एटॉमिक रेडियस के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का रेडियस एस से छोटा, पी से बड़ा होगा. ठीक है, अब विद इन द डी ब्लॉक कैसे चलता है अपन देखते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो लिखना इसमें हाइफन डाल के पॉइंट वाइज लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखना, their radii lie in between, their radii lie in between, their radii lie in between S and P block elements. Their radii lie in between S and P block element. ये तो रिपीट हो गया पॉइंट, है ना. सेकंड पॉइंट, the atomic radius of D block elements, the atomic radius of D block elements, the atomic radius of D block elements in a series decrease with, in a series decrease with, in a series decrease with increase in atomic number, increase in atomic number. But the decrease in atomic size is small, but the decrease
in atomic size is small after midway. After midway. आफ्टर मिडवे. एक सीरीज में लिख रहा हूं मैं, जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा एटलीस्ट हम 3D सीरीज के बारे में तो लिखेंगे, उसकी वैल्यूज. जैसे अभी अपन एटॉमिक रेडियस की बात करें ना, तो 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इन सबका एटॉमिक रेडियस एक बार लिख करके देखते हैं कि कैसा वेरी कर रहा है. तो ऐसे डिक्रीज तो हो रहा है, बट मिडवे में आने के बाद, जैसे वो मैंगनीज के पास आने के बाद, वो डिक्रीज उतना ज्यादा नहीं हो रहा है. हो सकता है कुछ के साइज लगभग सेम भी होंगे, तो उसका रीजन अपन पढ़ेंगे अभी. ठीक है, तो आप लोग भी ये साइज लिखना. ये आपका 3D सीरीज क्या लिख रहा हूं मैं. कौन कौन से आपके एलिमेंट, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. हालांकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट ठीक है. हाँ, इसके साइज लिख रहा हूं मैं, नीचे लिखते जाना. 162. और ये साइज किस में होंगे, पिकोमीटर में. यूनिट क्या होगी इसकी, पिकोमीटर्स. तो 162 डिक्रीज होना चाहिए ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होना चाहिए. तो 162 147 डिक्रीज हो रहा है. 147 से 134 ये भी डिक्रीज हो रहा है. 134 से 127 डिक्रीज हो रहा है. बाकी मैंगनीज और आयरन का 126 126 देखो डिक्रीज कितना कम हो गया, और ये तो लगभग सेम हो गए. ठीक है, उसके बाद कोबाल्ट 125, निकल 124, कॉपर 124 एंड जिंक 138 बढ़ गया. ठीक है, तो ये क्यों ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, ये अपन रीजन पढ़ेंगे ना. तो लिख लो इसको पहले. ये हमने लास्ट लाइन में लिखा भी कि द डिक्रीज इज स्मॉल आफ्टर मिडवे. बीच तक तो ठीक चल रहा था मामला, है ना, उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. अब यहां से गिव रीजन क्वेश्चन आना चालू होते हैं ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. लिख लिए क्या. हाँ ठीक है, इसका रीजन लिखना. चलो ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे लिखें. इन द बिगिनिंग, in the beginning atomic radius decreases. In the beginning atomic radius decreases with increase in atomic number. In the beginning the atomic radius decreases with the increase in atomic number as the nuclear charge increases. As the nuclear charge increases. As the nuclear charge increases. Whereas the shielding effect of d electrons, whereas the shielding effect, shielding effect का एक और नाम याद है किसी को. shielding effect क्या होता है पहले तो ये बताओ. हाँ, एक और नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, ओके. व्हाट डज इट मीन. हाँ, आप ऐसा बोलो कि जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियर के चार्ज से दूर रखते हैं, ताकि आप ये, तभी तो नाम है ना शील्डिंग. ये क्या कर रहे हैं, n-1 d वाले क्या कर रहे हैं, अपने ns वाले इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं. किससे बचा रहे हैं, न्यूक्लियस से. समझ रहे हैं क्या, है ना. मतलब ये आपका 3D है, 3D के पीछे 4s है. तो पहले क्या हुआ ना, शुरू शुरू में तो 3D में कितना जा रहा था, 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे. पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़े तो 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा. तो ये 4s को दूर करेगा, किससे, न्यूक्लियस से. या न्यूक्लियस है, ये 3D है और ये 4s है, और हमने इसको धक्का दे दिया पीछे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिए पीछे, तो साइज बढ़ने लगा. बढ़ने लगा मतलब उतना इंक्रीज, उतना डिक्रीज नहीं होने लगा. ये भी खींच रहा है. पहले क्या हो रहा था ना, सिर्फ खिंचाव था अंदर की तरफ, तो डिक्रीज होते जा रहे थे. पर अब एक काउंटर फोर्स भी लग रहा है,
तो उससे आपका भले इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर डिक्रीज भी नहीं हो पा रहा है। आप ये समझो कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिए। कौन दोनों फोर्स? एक न्यूक्लियर चार्ज से अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट से रिपल्शन, दे काउंटर बैलेंस ईच अदर। इसलिए कुछ के आपको सेम दिख रहा है साइज। क्या आप यहां से यहां गए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा ना भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो रिपल्शन भी बढ़ गया। तो उसके कारण दोनों काउंटर बैलेंस कर दिए एक दूसरे को, और साइज लगभग सेम रह गया। ठीक है, हाँ चलिए लिखना है इसमें। पर ये शील्डिंग इफेक्ट यहां तक छोटा था, इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद जब और डी इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए ना, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता गया। तो क्या लिखे? वेयर एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, यहां तक लिखे। हाँ, वेयर एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। ये बिगिनिंग की बात है। किसकी बात है? शुरुआत की बात है। अब अपन मिडवे की बात करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। आफ्टर मिडवे, आफ्टर मिडवे, as the electrons enter the last but one, after midway, as the electrons enter the last but one shell, यानी कि penultimate shell, after midway, as the electron enters the last but one shell, comma, the added d electrons, the added d electrons, the added d electrons shields, SHIELDS शील्ड्स, उसके ब्रैकेट में उसका एक और नाम याद लिख लो, स्क्रीन्स, क्योंकि उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट्स आर सेम। स्क्रीन्स ब्रैकेट क्लोज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, outermost electron, full stop. Hence with increase in d electrons, hence with increase in d electrons, hence with increase in d electrons, shielding effect increases. Hence with increase in d electrons, shielding effect increases, which counterbalances the, which counterbalances the, which counterbalances the increased nuclear charge, which counterbalances the increased nuclear charge. क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जाएगा ना हमेशा, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो एटॉमिक नंबर को तो बढ़ने से नहीं रोक सकते, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही। पर इलेक्ट्रॉन्स जब, देखो आखिरी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं सेकंड लास्ट में, और वो तो पीछे वाले को रिपेल कर सकते हैं ना, तो वो दूर हो जाएंगे, और दूर होंगे तो साइज बढ़ जाएगा, मतलब कम नहीं होगा, ये समझ लो। ठीक है, चलो एक और थर्ड पॉइंट लिखना। ये जो अपन ने लिखा ना अभी रीजन, ये पहले दो पॉइंट का रीजन था, सुन रहे हैं क्या? पहला पॉइंट क्या था हमारा कि एटॉमिक रेडियस एस और पी के बीच में है, और दूसरा हमारा पॉइंट था कि डिक्रीज हो रहा है, बट मिडवे के बाद वो डिक्रीज उतना नहीं है, और कुछ के तो सेम भी है, ये उसका रीजन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट, आपने देखा यहाँ पे एंड ऑफ द सीरीज में बढ़ गया, क्योंकि यहाँ भी तो D10 था ना, तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों आपका साइज डिक्रीज नहीं हुआ? ठीक है, तो लिखना इसमें एट द एंड ऑफ द पीरियड, at the end of the period, there is a slight increase in the atomic radii. At the end of the period, there is a slight increase in the atomic radii. Slight increase in the atomic radii due to the increased electron repulsions. मतलब पहले काउंटर बैलेंस कर रहा था, अब इतना ज्यादा हो गया कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा हो गया, इससे साइज बढ़ गया। पहले बराबर काउंटर बैलेंस कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन ऐड होते गए 10 तक होते गए, तो रिपल्शन ज्यादा हो गया अट्रैक्शन फोर्स से, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स से रिपल्शन ज्यादा हो गया, तो साइज बढ़ गया। ठीक है, तो क्या लिखे? ड्यू टू द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन,
between added electrons in the same orbitals, ठीक है। ये तो बात हो गई पीरियड की। अब ग्रुप में भी इंक्रीज होता है, यहां तो डिक्रीज हो रहा था, पर वो डिक्रीज कम था, क्यों कम था वो अपन देख लिए, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। बट यहां भी थोड़ा सा ट्विस्ट है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D और 4D, इसमें तो आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, बट 4D और 5D में यानी कि फिफ्थ और सिक्स पीरियड में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कम दिखेगा। उसका कारण है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद बीच में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, जिनका भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो उसका साइज छोटा होते जा रहा है। देखिए देखो 58 के बाद 59 नहीं आता है, 58 के बाद 71 आ जाता है, देखिए बीच 72 आ जाता है, मतलब कि आपका 58 से लेके तो 71 नीचे थे ना, फिर आप सीधा ऊपर आते हो 72 में, मतलब इंक्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एटॉमिक नंबर में, तो इसलिए साइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता ऊपर से नीचे आने पर। हाँ, पर फर्स्ट और सेकंड सीरीज में आपको दिखेगा वो डिफरेंस कि हाँ एक शेल बड़ा है तो बड़ा दिख रहा है, सेकंड सीरीज वाला फर्स्ट सीरीज से बड़ा है, बट थर्ड वाला सेकंड से बड़ा नहीं है ज्यादा, या तो बराबर है, ठीक है। तो चलो इसका एक पॉइंट लिखना। फोर्थ पॉइंट, द एटॉमिक रेडियाई increase down the group, the atomic radii increase down the group, the atomic radii increase down the group. This means that, full stop, this means that atomic radii of second series मतलब 4D, first series मतलब 3D, the atomic radii of second series are larger than those of first series, are larger than those of first series, are larger than those of first series. तो सेकंड तो फर्स्ट से बड़े हैं, जैसे कि आप अगर अपन बात करें ना इसकी, इसी में मैं थोड़ा सेकंड के एक आध लिख रहा हूं बस, ठीक है, पूरे नहीं लिख रहा हूं, पूरे जरूरी भी नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे कि अगर अपन बात करें स्कैंडियम के नीचे जो ये ट्रेम होता है ना, इसका 162 है तो इसका 180 है, तो साइज बढ़ रहा है ना। उसके बाद 187 लैंथेनम का, इसका भी साइज बढ़ा। लैंथेनम की बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो 14 एलिमेंट्स हमको दिखते नहीं है यहाँ पे, बट वो है, तो उनके में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है ना, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये 147 था टाइटेनियम का, उसके जो नीचे था आपका उसका 160 था, करेक्ट, यहां तक भी ठीक है। बट अब थोड़ा दिक्कत चालू हुआ है हैफनियम से, ये 158 हो गया, क्योंकि इसके बीच में थे हमारे 14 लैंथेनॉइड्स, समझ रहे हैं क्या, जिनके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसका। एम आई क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में तो आपको इंक्रीमेंट हर में दिखेगा, बट सेकेंड से थर्ड में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे ये लाइन क्लियर हुई ना, दिस मींस दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड सीरीज आर लार्जर देन दोज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, बट फुल स्टॉप डाल के बट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, the atomic radii of second and third transition series are almost the same, जैसे ये 134 है, इसके नीचे वाला 146, अगला नीचे वाला भी 146, सेम हो गए। यहां तो हमको इंक्रीमेंट दिख रहा है 134 से 146, बट सेकेंड और थर्ड के बीच में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सेम। But the atomic radii of second and third transition series are almost the same. चलो इसके नीचे रीजन लिखते हैं इसका, ये तो पॉइंट हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, इसका रीजन नीचे लिखेंगे। Since in the atoms of second transition series, since in the atoms of second transition series, since in the atoms of second transition series यानी कि 4D series, the number of shells increases, the number of shells increases, the number of shells increases, comma, their atomic radii are larger
their atomic radii are larger than those of first series. Their atomic radii are larger than those of first series. ये तो हमें पता है ना, ये वाला पार्ट कि ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल ऐड होते जाते हैं, तो साइज बढ़ रहा है. ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखना है अगले वाले का रीजन. हमने है ना बट के पहले और बट के बाद. बट के पहले क्या लिखा है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के का साइज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा है, उसका रीजन ये हो गया. ठीक है, अब थर्ड और सेकंड का सेम क्यों है उसका रीजन अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं. लिखेंगे द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, the atomic radii of elements of second and third transition metals, second and third transition metals are nearly same due to lanthanoid contraction, due to lanthanoid contraction, due to lanthanoid contraction. इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन लिखना, नोट में लिख लो. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है लिखना. इन लैंथेनॉइड सीरीज comma with increasing atomic number, with increasing atomic number, with increasing atomic number, there is a progressive decrease, there is a progressive decrease in lanthanoid series with increasing atomic number. 58 से 71 atomic number तो बढ़े जा रहा है. There is a progressive decrease in the atomic radii, in the atomic radii. There is a progressive decrease in the atomic radii. Full stop. This regular decrease is called lanthanoid contraction. This regular decrease is called lanthanoid contraction. और उसका कारण तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही है ना. एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिससे साइज छोटा होते जा रहा है. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आयनिक रेडियाई के लिए लिखना. अपन एटॉमिक रेडियाई तो पढ़ ही रहे, साथ में आयनिक रेडियाई भी इसी में डिस्कस करते हैं. आयनिक रेडियाई समझते हैं ना कि आपका कैटायन, ये कैटायन ही तो बनेंगे ना. तो कैटायन हमेशा अपने मेटल एटम से छोटे होते हैं, है ना. कैटायन जिससे बना है पेरेंट एटम से, उससे कैटायन क्या होता है, छोटा होता है. जैसे सोडियम से बना ना, सोडियम आयन, तो बड़ा कौन है आपका, सोडियम एटम. इसके पास 3 शेल है, इसके पास 2 शेल है. ठीक है, तो लिखेंगे इसके लिए एक लाइन. Ionic radii of transition metals are, ionic radii of transition metals are, ionic radii of transition metals are different in different oxidation states. Different in different oxidation states. चलो एक क्वेश्चन है मेरा, Fe2 पॉजिटिव बड़ा होगा कि Fe3 पॉजिटिव? सोच के बताना, सोच के बताना, है ना. Fe2 पॉजिटिव बड़ा होगा कि Fe3 पॉजिटिव? दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है. यहां से अपन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो आयनिक रेडियाई का क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है. समझ रहे हैं? तो देखो दोनों के पास प्रोटॉन तो 26 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कम कम है. इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 लूज किया तो 24 है, इसने 3 लूज किया तो 23 है. समझ रहे हैं ना. तो नेट न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, Fe3 का. देखो इसको 26 लोग मिलके 24 लोग को खींच रहे हैं,
और यहाँ 26 लोग 23 लोग को खींच रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा नहीं खिंचा जाएंगे? तो ज्यादा खिंचा जाएंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा? तो Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव से बड़ा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस कम होता है। समझ गए क्या? 2 से 3 बढ़ा ना, रेडियस कम हो गया ना। एम आई क्लियर? सेम अप्लाइज इन ऑल, कॉपर में भी अप्लाई होगा, कॉपर 1 कॉपर 2। तो रीजन वही है, नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन नहीं बढ़ा है भाई। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब प्रोटॉन थोड़ा बढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अपने आप न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया ना। पहले मैं 3 लोग को खींच रहा था उतनी ताकत से, अब एक आदमी कम हो गया तो मेरी ताकत नहीं बढ़ी, ताकत उतनी है, पर अब वो 2 लोग को खींचने में काम आ रही है ना, तो ज्यादा खींच लूंगा। पहले मैं उतनी ताकत से 3 को खींच रहा था, एक छूट गया, अब उतनी ताकत से 2 लोग को खींचूंगा तो ज्यादा नहीं खींचा जाएंगे? वही चीज हो रही है यहाँ पे भी। पहले 24 इलेक्ट्रॉन को 26 प्रोटॉन मिलकर खींच रहे थे, अब एक निकल गया तो 23 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो थोड़ा सा ज्यादा खींचा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीज, इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीज with increase in oxidation state. In general, the ionic radii decrease with increase in oxidation state. ठीक है? As nuclear charge increases, as effective nuclear charge increases लिखना, as effective nuclear charge increases, as effective nuclear charge increases. Full stop. Does last line, does the ionic size of, does the ionic size of M3 positive ions, thus the ionic size of M3 positive ions are smaller than M2 positive cations. अभी जो आपने बताया वही लिखे हैं, Fe3 was smaller than Fe2 ना। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई है एटॉमिक रेडियस। हमने जो आज लिखा है ना लास्ट शुरू में, वो सारी जनरल प्रॉपर्टीज है सबके लिए, पर अब एक एक के अंदर घुस के देखना पड़ेगा कि कैसे वेरिएशन होता है ना। अगर अपन एटॉमिक रेडियस को और नहीं पढ़ते अच्छे से तो हमको लैंथनर कॉन्ट्रैक्शन नहीं पता होता है ना। हम तो यही मान रहे थे ना कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज ही होना है और ऊपर से नीचे आओगे तो इंक्रीज ही होना है, पर आपने देखा ना दोनों तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस थे। आप लेफ्ट टू राइट गए, नो डाउट डिक्रीज हो रहा था, बट बीच में जाने के बाद डिक्रीमेंट थोड़ा कम हो गया। इनफैक्ट लास्ट लास्ट में तो बढ़ भी गया था साइज, जिंक का तो बढ़ गया था साइज, है ना। और ऊपर से नीचे आते तो अपन यही सोच रहे थे, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो एस ब्लॉक तक यही थी कि ऊपर से नीचे आओ तो साइज बढ़ता ही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज तक सही भी थी, पर सेकंड और थर्ड के बीच में आ गया लैंथेनॉइड, उसने पूरा काम बिगाड़ दिया और उसके कारण एक्सेप्शंस आ गए कि सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब आप आए तो मेटल का साइज इंक्रीज ना होकर के सेम हो गया, जबकि शेल तो ऐड हो रहा है। समझ रहे ना? तो ऐसे अपन को हर प्रॉपर्टी में घुस के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस, कैसे वेरिएशन हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें मेन एक प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस है, एक प्रॉपर्टी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। 3 तो मेन प्रॉपर्टीज है, बाकी तो आप लोग पढ़े हो, छोटी से जितनी प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टी है, कलर वाली प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है, एलॉय वाली प्रॉपर्टी भी, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी बड़ी है, जिसमें एक एटॉमिक रेडियस है। एक आयनाइजेशन पोटेंशियल भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गिव रीजन वाले, मतलब इस साइड से क्वेश्चन आपका लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन फिक्स है, लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनर कॉन्ट्रैक्शन, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल के साइज सेम हो गए, इंक्रीज ही नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, थैंक यू। नहीं,